Good morning students. How are you? I hope you are well. बच्चों आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने इससे पहले एक लेक्चर देखा है और आप लोगों ने काफ़ी उसको पसंद भी किया है, देखा है। हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का आज एक दूसरा टॉपिक लेकर चलेंगे जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में किस तरह से एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर को अच्छे से डिस्क्राइब करने का एक प्रयास किया था और उसमें आपने देखा कि एक अगर हम टिपिकल फ्लावर को लेते थे तो उसके जितने भी पार्ट्स थे यानी जो उसका साइकिल था दैट इज द कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी डन। नाउ कैलिक्स आप देखिए कि इसकी जो यूनिट्स होती थी इसको मैंने आपसे बताया था सेपल होता है। आपने करोला देखा, करोला की यूनिट को आपने देखा पेटल कहते हैं। ठीक उसी तरह से एंडोसियम जो हमारा था जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे लिए स्टेमन इसका यूनिट होती है। और जब हम बात करते हैं गाइनोसियम का व्हिच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर, दैट इज द यूनिट इज द क्या होता है इसका पिस्टिल कहते हैं इसको। ये तमाम चीजें हम लोगों ने सीखा और अब उसी के आगे हम देखेंगे कि आखिर ये जो हमारा जिसका नाम है यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इवेंट्स मतलब होता है कि एक कोई चीज, इवेंट्स हम बताएंगे कोई प्रोसेस जब फर्टिलाइजेशन होता है उससे पहले की अवस्थाएं। अभी फर्टिलाइजेशन जब नहीं हुई है तो उससे पहले की अवस्थाएं क्या हो सकती हैं कि एक फ्लावर में मेल पार्ट हो सकता है, फीमेल पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यही दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंस होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम से जाने जाते हैं। बाकी जो कैलिक्स, करोला है ये भी होते हैं लेकिन एक्सेसरी पार्ट के रूप में इनको जाना जाता है। अब हम लोग आज बात करेंगे उसी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे जिसकी जो यूनिट्स होती है जिसका नाम है स्टेमन, या इसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं या तो इसको हम पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे और आपको ये जानना होगा कि आखिर ये होता क्या है। तो हम सबसे पहले स्टेमन की जब बात करेंगे तो स्टेमन में आप देखेंगे कि जो स्टेमन होता है ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, टू पार्ट से बने होते हैं। दोनों पार्ट का नाम आपको पता होना चाहिए। पहले वाले को कह सकते हैं कि ये दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जो लॉन्ग होता है, कामा सिलेंडर होता है, लॉन्ग होगा, सिलेंडर होगा, स्टाक होता है यानी जिसका नाम क्या होता है फिलामेंट कहते हैं हम लोग। अर्थात वी कैन से दैट the stamen has the two part, first is the long cylinder stalk is called as a filament, and आप दूसरी बात जब रखेंगे यहाँ पे तो आप बताएंगे कि दूसरा पार्ट जो होता है हमारा क्या होता है, उसका नाम ये टर्मिनल। यहाँ पे जो सबसे ऊपर होगा जो टर्मिनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है उस टर्मिनल स्ट्रक्चर का क्या नाम हो जाता है, तो उसी टर्मिनल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, एंथर कहते हैं। तो ये दो पार्ट आपको समझना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अर्थात स्टेमन की जब बात करेंगे तो दो पार्ट करेंगे। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला हो गया हमारा क्या फिलामेंट, दूसरा हमारा हो जाएगा एंथर। अब जब हम आगे बात करेंगे तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो ये फिलामेंट होता है अर्थात जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ से हम इसे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो आपको ये जानना है ये जो पार्ट होता है जिसको आपने कहा है क्या एंथर, ये जो पार्ट होता है जो कि लॉन्ग है, सिलेंडर है, स्टाक है, इसी का नाम हमने दिया अभी फिलामेंट। तो these two things I already told you. Now the filament attached from the anther is called as the connective. इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, कनेक्टिव हम लोग इसको कहते हैं। अब मामला ये उठा कि चलिए ठीक है, तो जो ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट इसका ये वाला पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट कहाँ पे जाएगा, तो उसी प्रॉक्सिमल पार्ट को कहते हैं कि किसी भी फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट जा करके, प्रॉक्सिमल पार्ट जो फिलामेंट का होता है वो जा करके अटैच हो जाता है। कहाँ पर अटैच होगा, तो ये नीचे चला जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस के साथ। तो ये थैलेमस से अटैच हो जाते हैं और या इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे थैलेमस कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं पेटल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स ऑफ फ्लावर। ये हो गया। अगले स्टेप में देखेंगे हम ये भी कह सकते हैं कि क्या इसका वेरिएशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप अलग अलग फ्लावर्स में देखेंगे तो जो फिलामेंट होता है इसकी शेप, साइज, नंबर एवरीथिंग इज चेंज्ड, यानी हम कह सकते हैं the variation is also found in the filament in different species of the flowers।
इतना आपको जानना कि वेरिएशन भी कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, पाया जा सकता है। अगर हम किसी भी टिपिकल एंजियोस्पर्मिक अगर हम बात करते हैं फ्लावर में, तो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की क्वालिटी क्या होती है बेटा, कि इसमें जो एंथर होते हैं, ये एंथर हमेशा ध्यान दीजिएगा बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड का मतलब होता है कि ये दो लोब में, देखो यहाँ पे ऐसा बता देंगे कि ये जो होते हैं ये दो लोब में ऐसे बटे होते हैं, तो ये टू लोब में बटे होते हैं। तो टिपिकल एंथर ऑलवेज इन द टू लोब, इसीलिए इसको बाइलोब्ड भी कहते हैं, या इसको हम लोग डाइथिकस के नाम से भी जानते हैं, डाइथिकस कहते हैं। अच्छा, अब प्रत्येक लोब में होता क्या है कि थीका पाए जाते हैं, यानी अगर दो लोब होते हैं, एक लोब में टू थीका होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि एक टिपिकल एंथर जो होता है उस एंथर में कितने होते हैं, टू लोब होते हैं। और प्रत्येक लोब में हम बता देंगे यहाँ पे कि प्रत्येक लोब में कितने थीका है, टू थीका है, तो यहाँ पे टू थीका हो जाएगा। इस प्रकार से हम कहेंगे, तब दो लोब हो गया तो टू लोब में बता देंगे इज इक्वल टू द फोर थीका, यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दो लोब होते हैं इसलिए बाइलोब्ड कहते हैं, या उसी को डाइथिकस भी कहते हैं। और प्रत्येक लोब में हम देखते हैं कि एक एक थीका, दो दो थीका पाए जाते हैं। इस प्रकार से वी कैन से दैट द बाइलोब्ड एंथर हैविंग द फोर थीका, फोर थीका यहाँ पे पाए जाते हैं। अब उसी को देखेंगे जब आगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज उसमें आपको मिलेंगे, बहुत अलग अलग प्रकार के टिश्यू होंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन होगा एंथर का। अगर आप उसको क्या करते हैं, टीएस काटते हैं, इसी एंथर से अगर आप टीएस काट देंगे, तो जब टीएस इसका काटेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर डिफरेंट काइंड के टिश्यूज मिलेंगे, इनका ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंट तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, उसी में हम कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एंथर हमारा कैसा हो जाएगा, एंथर हमेशा फोर साइडेड होता है। एंथर कैसे होते हैं, फोर साइडेड होते हैं, और फोर साइडेड होने की वजह से हम इसका नाम दे देते हैं टेट्रागोनल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के रूप में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कैसा बना, फोर साइडेड है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स में दिखाई देते हैं, विच कंसिस्ट, जिसके पास होता क्या है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, चार माइक्रोस्पोरेंजिया। यानी हमने देखा कि पहले फोर साइडेड था, फोर साइडेड हमने देखा उसका नाम दिया टेट्रागोनल, और टेट्रागोनल बन गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे चार माइक्रोस्पोरेंजिया हमको दिखाई पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि टिपिकल एंथर में जो कि टेट्रागोनल होता है, इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। कहाँ पे, एट द कॉर्नर ऑफ द लोब, एट द कॉर्नर ऑफ लोब। लोब हमने आपसे बताया बाइलोब होते हैं, यानी दो लोब होते हैं, एक लोब में दो थीका होते हैं, तो टू लोब में दो दूनी चार लोब, चार थीका हो गए। तो दो लोब हैं, और दोनों लोब में देखेंगे कि कॉर्नर साइड में हमारे चारों माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं। अब हम आगे इसमें देखेंगे बेटा कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए आगे इसमें देखेंगे जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया था, जिसको आपने क्या कहा है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है ये आगे कन्वर्ट होगा किसमें, पॉलन सैक में, और ये पॉलन सैक आगे फिल्ड हो जाएगा, भरा रहेगा किससे, पॉलन ग्रेन से। तो इतनी बातें हमने एक सिर्फ इसकी अभी चर्चा की, अभी इसमें बहुत लेंथ है, आप देखते चले जाएंगे। आप हमने कहा चार माइक्रोस्पोरेंजिया है, पॉलन सैक में है, जो पॉलन ग्रेन से भरे होते हैं। ये चारों माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे आए होंगे, तो ये आए होंगे बाइलोब्ड से। बाइलोब्ड एंथर होता है जिसमें क्या थे, फोर थीका थे कुल मिलाकर के। फिर उसी में हम देखेंगे कि उस लोब में भरे क्या है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया थे कॉर्नर पे। फिर हमने देखा वो कन्वर्ट हुआ किसमें, कन्वर्ट इनटू द पॉलन सैक व्हिच इज द फिल्ड इन द पॉलन ग्रेन। इतनी बात यहां से हम देखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे। अब इसमें हम लोग बेटा इसके आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया।
अब बेटा जब हम माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या बैकग्राउंड क्या है। तो जब इसके बैकग्राउंड को आप देखेंगे तो इसका जो होता है ये सर्कुलर आउटलाइन होता है, सर्कुलर आउटलाइन होता है which have, या सीधा कह सकते हैं which covered 4 लेयर, 4 लेयर का नाम देंगे बेटा यहाँ पे। पहला का नाम हम क्या दे देंगे, जो सबसे बाहर है एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और इसके अंदर जो आएगा इसको हम लोग एंडोथीलियम कहते हैं। फिर अंदर लेंगे तीसरा लेयर जिसका नाम होता है मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर होता है। और चौथा जो हो जाएगा बेटा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द टेप्टम लेयर। अब यानी इन चारों भाग को आपने देखा, फिर मैंने क्या कहा, इन चारों भाग के आगे इस तरह इन चारों भागों में देखेंगे तो ये जो हमारा 3 है ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे आउटर 3 जो होते हैं, ये आउटर 3 लेयर जो होते हैं इनका काम बेटे सिर्फ 2 चीज के लिए है। ये काम से करते हैं कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं और साथ ही साथ डेहिशंस करवाते हैं। ये डेहिशंस करवाते हैं किसका, एंथर का, यानी इट हेल्प to the production and digestion of anther for the liberate of pollen grain, जिससे जब एंथर को लिबरेट करेगा तो उसके अंदर से pollen grain क्या होगी, बाहर निकल जाएंगे। तो इन तीनों का काम सिर्फ इतना होता है। लेकिन मामला जब उठा कि भाई साहब इनका तो ठीक है लेकिन ये क्या करेंगे, तो टेप्टम ऐसा नहीं बैठे हैं वहां पे, ये भी अपना काम करेंगे। ये कहेंगे हम नरिशमेंट का काम करेंगे, ये नरिशमेंट देते हैं, किसको देते हैं, pollen grain को देते हैं। pollen grain को एनर्जी देते हैं जिससे वो एनर्जी लेकर के क्या करता है, डेवलप होता है अपने आप को। तो यानी इट हेल्प फॉर द नरिशमेंट टू द pollen grain and above 3 is the help for the production as well as the digestion of the anther to liberate of the pollen grain. Now Teptum, if you are talking about the teptum, so it has a many characters, many properties, just like the teptum में हम देखेंगे कि इसके पास dense साइटोप्लाज्म होते हैं, dense साइटोप्लाज्म है, और dense साइटोप्लाज्म के साथ साथ more than 2 nucleus, so it is called as the multinucleated, इसको multinucleated कहते हैं। एक काम teptum और करता है बेटा, एक्साइल लेयर का निर्माण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं पॉलन पढ़ाऊंगा वहां पे तो आ जाएगा। ये एक्साइल बनाता है, पॉलन को स्टिकी करता है, पॉलन स्टिकी, ऐसे तमाम काम को ये क्या करता है, अपने पास जिम्मेदारी के साथ इसका काम करता है। उसके बाद जब देखेंगे कि यही जो टेप्टम सेल होता है इसके पास आपने बता दिया, अच्छा साइटोप्लाज्म है, इसके पास न्यूक्लियस है, एक नहीं एक से ज्यादा है, इसलिए हमने कहते हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। हमने कहा pollen grain के बाहर की जो परत होती है, जो लेयर्स होती है, एक्साइल, इसको भी यही निर्माण करता है, pollen स्टिकी बनाता है। ऐसे तमाम काम करने के लिए कौन जिम्मेदार है, हमारा ये लेयर है। अब देखेंगे, अब धीरे धीरे हमारा एंथर यंग तो होगा, अभी छोटा है, अब बड़ा हो गया यानी यंग हो रहा है। जब हमारा एंथर यंग हो जाता है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस टिश्यूज पाए जाते हैं, और उसी टिश्यू का नाम होता है बेटा, उसी टिश्यू का नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू आप देख पा रहे हैं ये कहां पे होते हैं, ये होते हैं सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं इसको। हम देखेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यूज पाए जाते हैं। यानी हम एक बात कह सकते हैं, जब एंथर यंग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब अपने अंदर एक सेल का एक मास बना लेगा, कॉम्पैक्ट होंगे, बहुत गुथरे होंगे, होमोजेनियस, सभी सेम होंगे, और उसी टिश्यूज का नाम पड़ जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये आगे आप देखेंगे कि प्रत्येक स्पोरोजिनस टिश्यू पीएमसी का काम करेगा, पॉलन मदर सेल का काम करेगा। ये आगे देखेंगे, ये सब काम होगा, आगे जब पढ़ाएंगे आगे। अब इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के विषय में, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आगे इसमें हम लोग बेटा अगला टॉपिक देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बहुत सारे विभाजन होने वाले हैं। अभी इसमें हम बात करेंगे मियोटिक की, इसमें मियोटिक होगा,
या मियोसिस कह सकते हैं, दोनों सेम है। अब देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ, या ऐसे लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम एक नाम से जानते हैं पॉलन मदर सेल। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है पीएमसी या एमएमसी। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, जेनेसिस दैट इज द कुछ फॉर्म हो रहा है, कुछ बनना चाहता है, व्हाट वांट यू वांट। तो इसमें है द फॉर्मेशन ऑफ द, क्या है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा होने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि इसमें चलता क्या, मेयोटिक डिवीजन। अभी आपने जो पढ़ा था स्पोरोजेनिक टिश्यू, इसी स्पोरोजेनिक से प्रत्येक स्पोरोजेनिक टिश्यू के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, इट कैन टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड आफ्टर द डिवीजन ऑफ द मेयोसिस ऑफ द मेयोटिक। वही चीज मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा बनने की जो प्रोसेस होती थी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं ये क्या होते हैं कि ये माइक्रोस्पोर अरेंज हो जाते हैं कहाँ पे, इन 4 सेल में। जब ये माइक्रोस्पोर जो हमारे होते हैं जब 4 सेल में अरेंज हो जाता है तो इन्हीं का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, इसी का नाम हो जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में जाते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब हुआ क्या, ये तो हमारा एंथर यंग था, लेकिन अब एंथर धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, यानी कि अब वो फटने की कगार पे आ चुका है, डेहिसेंस की अवस्था में आ चुका है। तो ये बताना है हमको कि व्हेन द एंथर बिकम द मैच्योर्ड इट डिहाइड्रेट करता है किसको, मैं माइक्रोस्पोर को डिहाइड्रेट करना चाहेगा, निकालना चाहेगा। तो यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर को डिहाइड्रेट करेंगे और अपने अंदर से क्या करेगा, लिबरेट करेगा, जिससे माइक्रोस्पोर यहाँ से निकल जाए, लिबरेट कर जाए। लेकिन इतना जानिए कि लगभग एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 100 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एटलीस्ट ये हमारे एनसीईआरटी में भी ये मेंशन किया गया है कि माइक्रोस्पोरेंजिया में, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया में मैक्सिमम 100 माइक्रोस्पोर कैन बी लिबरेट। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे ये पूरा हमने एक लेयर बनाया था ये सब, तो यहाँ पर ये आप देखेंगे ये कनेक्टिव होता है, यहाँ पे कनेक्टिव के नाम जानते हैं। और यहाँ पर चारों लेयर को मेंशन किया गया है। ये अंदर जो है देखेंगे यहाँ पे ये हमारा टेप्टम लेयर है। फिर देखेंगे सबसे बाहर वाला आप देखिए एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है। उसके बाद में देखेंगे इसके अंदर पर लेयर को देखेंगे, इसका नाम क्या जाता है, एंडोथीसियम होता है। और थोड़ा सा उसके अंदर जाएंगे, इसका नाम क्या हो जाता है, मिडिल लेयर हो जाता है। और फिर उसके बाद में देखेंगे ये वाला चौथा जो था इसका नाम है टेप्टम। इस प्रकार से ये चारों लेयर होते हैं। और जब इसका हम लोग केस काटते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हमने कितने एरिया को यहाँ से अलग कर दिए, ये नीचे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे जो लेयर्स होते हैं वो हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी यहाँ पे हम उसको माइक्रोस्पोरेंजिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो बाहर है दैट इज द एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या एंडोथीसियम है, बीच में क्या मिडिल लेयर है। और इस बीच लेयर में हम देखेंगे कि एमएमसी भी मौजूद है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है वहां पर। और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक स्पोरोजिनस टिश्यू के पास या प्रत्येक स्पोरोजिनस टिश्यू एक प्रकार से पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क करता है। और वही यहाँ पर बना हुआ है। और बाद में ये क्या करता है, मेयोसिस डिवीजन के दौरान आगे जाकर के माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर देता है। अब हम लोग आगे दूसरे टॉपिक पे देखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे पॉलन ग्रेन। अब इसका अपना लास्ट टॉपिक इसमें बचा है पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारा पॉलन ग्रेन कभी क्या था, यंग था, कभी मैच्योर्ड हुआ। मैच्योर्ड होने के बाद वो डेक्सेंस करेगा, पॉलन ग्रेन को एंथर को ब्रेक करेगा, उसके बाद वो तोड़ेगा। पॉलन ग्रेन आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। मेल गैमेटोफाइट को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर देखेंगे लगभग ये 25 से 50 मिलीमीटर इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। आप इसमें देखेंगे एक होता है हिबिस्कस, गुड़हल। हिबिस्कस में देखेंगे कि हिबिस्कस को अगर हम ब्रेक डाउन क्या करते हैं, हिबिस्कस के फ्लावर्स को आप लेते हैं तो आपके फिंगर में एक यहाँ पे एलोइस पाउडर हो जाएगा।
एलोइस पाउडर आपको देखने को मिलेगा। और इसी एलोइस पाउडर को हम ये कह सकते हैं कि यह एलोइस पाउडर जो आपके फिंगर में लग जाता है, अगर इस फिंगर को when you dip your finger in the water, there is so many pollen grain are swim in the water. You can observe easily in the lab at home also. तो दोनों जगह आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, न जाने कितने इसमें आपके फिंगर में क्या लगेंगे, पॉलन ग्रेन लग जाएंगे, और इसको आप पानी में डिप करेंगे सब उसमें तैरते नजर आएंगे। तो हिबिस्कस में आप बेहतर तरीके से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, इस पॉलन ग्रेन में क्या होता है बेटा कि दो हार्ड लेयर होते हैं, दो हार्ड लेयर होते हैं। पहला वाला क्या होता है, एक्साइन, दूसरा वाला क्या होता है, इंटाइन। अगर पूछा जाए एक्साइन किससे बना है तो बताइएगा स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन सबसे हार्डेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, फ्लावर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द स्पोरोपोलेनिन व्हिच इज फाउंड अराउंड द एक्साइन लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन व्हिच इज मेड बाय द, किससे बने होते हैं, इसको आप बता देंगे कि साहब ये बने होते हैं हमारे, किसको सहने की क्षमता रखता है, इट हैव द कैपेसिटी या इट विथस्टैंड, ये विथस्टैंड कर सकता है, विथस्टैंड मतलब तो सहने की क्षमता, सहनशीलता। टेंपरेचर, आप टेंपरेचर दे दीजिए नो प्रॉब्लम, आप प्रेशर दे दीजिए नो प्रॉब्लम, आप इसको एल्कलाइन मीडियम में डाल दीजिए क्षारीय अवस्था में, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम, देयर इज नो प्रॉब्लम, that is the sporopollen can tolerate all the situations just like the temperature, pressure, alkaline and the acidic medium, everything is here। यहाँ पर हम देखेंगे। अब उसके बाद में यानी इसमें हमने बता दिया ये आपके टेम्परेचर, प्रेशर, एल्कलाइन, एसिडिक मीडियम सबको क्या करता है, विथस्टैंड कर लेता है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर किसी भी एंजाइम का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, देयर इज नो enzyme can be affected to the sporopollenin, that is the no enzyme can be degrade, उसको कोई डिग्रेड भी नहीं कर सकता है। इन टाइम की बात आप करते हैं तो दो चीज से बना होता है, एक सेलुलोज से बना होता है और एक पैक्टिन से बना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज और पैक्टिन से बनने वाला कौन सा है, इंटाइन लेयर होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक्साइन लेयर क्या होता है बेटा, सबसे हार्डेस्ट होता है और इसके ऊपर सबसे हार्डेस्ट पार्ट है स्पोरोपोलेनिन, तो ये कहीं ना कहीं तो मजबूत है, स्ट्रांग है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि जर्म स्पोर, एक जर्म पोर होता है, जर्म पोर कहां पाया जाता है, तो जर्म पोर भी पाया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा है पोलन ग्रेन, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, ये बाहर वाला हमारा हो जाता है किसका, ये एक्साइन का है और ये इंटाइन का होता है। लेकिन इसी जर्म पोर का फॉर्मेशन हमेशा ध्यान दीजिएगा यही एक्साइन पे होता है, यहीं पे पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड होता है जो कि एक्साइन लेयर के पास पाया जाता है, एक्साइन लेयर में ही पाया जाता है, तो फिर वहां जर्म पोर होल कैसे हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जर्म पोर ऑलवेज फाउंड इन द एक्साइन लेयर बट देयर वेयर द स्पोरोपोलेनिन इज कंप्लीटली एब्सेंट। और यही से बाद में क्या करता है, ये पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। तो पोलन ट्यूब कहां से निकलेगा, जर्म पोर से निकलेगा, और जर्म पोर कहां पे है, एक्साइन लेयर पे है। जर्म पोर बना कैसे, जहां एक्साइन पर स्पोरोपोलेनिन नाम का जो सब्सटेंस वो क्या है, एब्सेंट है, नहीं पाया जाता है। इंटाइन लेयर को आपने देखा कि ये सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बने होते हैं, और होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है बेटा, अब यहाँ पे हमने बताया कि जो पोलन ग्रेन होता है बेटा, इस पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है, यह साइटोप्लाज्म किससे घिरा होता है, तो ये हमारा कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है, और जैसे जैसे हमारा पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो देखेंगे कि इसमें दो सेल बढ़ जाते हैं, यानी टू सेल्स होते हैं, एक होता है हमारा वेजिटेटिव, एक होता है हमारा जनरेटिव। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारा एक वेजिटेटिव है, एक जनरेटिव सेल में डिवाइड हो जाता है, कौन, पोलन ग्रेन, कब, व्हेन इट बिकम द मैच्योर्ड। इस अवस्था में देखेंगे कि जो हमारा ये होता है वेजिटेटिव सेल, ये काफी बिगर होता है, इसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, इसमें न्यूक्लियस होते हैं मोर देन वन, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। बट जनरेटिव सेल क्या होते हैं, जनरेटिव सेल इज अ वेरी स्मॉल, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें डेंस साइटोप्लाज्म आल्सो प्रेजेंट टू हियर, इसमें भी होते हैं, लेकिन जनरेटिव सेल ऑलवेज फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल में ही जनरेटिव सेल तैरते रहते हैं उसी में, क्यों, क्योंकि ये छोटे होते हैं। एक क्वेश्चन आता है, लगभग 60% a typical angiospermic plant of flower of pollen grain always in the two thread, दो थ्रेड होते हैं, लेकिन आप देखेंगे 60% में क्वालिटी है, लेकिन 40% में क्या होता है बेटा कि जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं ये टू नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फोर, यानी हम कह सकते हैं ये 3 थ्रेड होते हैं।
क्यों? क्योंकि भाई देखेंगे कभी कभी होता है कि इसमें यानी जनरेटिव वाला जो हमारा है उस जनरेटिव सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन होने से ये जनरेटिव सेल जो होता है विभाजित होता है, डिवाइड हो जाता है 2 सेल में। और तो ये कहता है वेजिटेटिव वाला कि भाई हम तो बड़े हैं, हमारे पास एक सेल ऑलरेडी है, जनरेटिव भाई साहब आप जाके कहीं डिवाइड कर लो। ये अपना माइटोटिक डिवीजन मारता है और उसके बाद ये 2 सेल खुद बना लेता है, तो 2 इसका खुद का हो गया और एक इसका खुद का हो जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है 3 सेल का हो जाता है, और 3 सेल का होने के बाद हम देखेंगे कि इस तरह से हम टोटल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 40% ओनली यू कैन से दैट। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसका भाई यूज क्या है। तो पॉलन ग्रेन का आप जान लीजिए यूज क्या है। तो पॉलन ग्रेन को हम लोग स्पेशली वेस्टर्न जो कंट्रीज होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग इसका सिरप और टेबलेट बनाने में प्रयोग करते हैं पॉलन ग्रेन का। इसको हम लोग जो हॉर्स होते हैं या जो एथलीट्स होते हैं उनको नहीं देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्योंकि भाई वो रनिंग के दौरान देंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जांच करते समय उनको वहाँ पकड़ भी जाएंगे कि हाँ ये टैबलेट या वैक्सीन या ऐसे करके चीज़ों को ले रहे हैं। जैसे आप देखते भी हैं कि कुछ जो रेसर होते हैं वो वैक्सीन का यूज़ करते हैं फिर रेस करते हैं, तो ऐसे ही हमारे लिए पॉलन टैबलेट जो होता है ये भी अगर खा लेता है तो भी दिक्कत रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए देखा जाता है। कुछ जैसे ब्रोंकिस डिजीज होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसी का होता है तो भी हम क्या करते हैं इसको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, और इसको एज ए सप्लीमेंट के रूप में भी जाना जाता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में एक चीज और जानेंगे, वायबिलिटी आपको बता देता हूँ। वायबिलिटी, अच्छा वायबिलिटी का मतलब है पॉलन ग्रेन के जीने की या कह सकते हैं सर्वाइव करने की क्षमता कितने समय तक है। तो स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ऐसे सीरियल होते हैं, कुछ सीरियल होते हैं जिसमें आता है क्या राइस और जिसमें आता है व्हीट। इनका जो पॉलन ग्रेन होता है लगभग 30 मिनट का होता है, 30 मिनट बाद पॉलन ग्रेन डेड हो जाते हैं। लेकिन आप कुछ फैमिली ले लीजिए, जैसा रोजेसी है, लेगुमिनेसी है, रोजेसी गुलाब वाला, लेगुमिनेसी फसल दलहन वाली फसल, और सोलेनेसी जिसमें मकोया आलू जैसे फसल आते हैं। इन तीनों फैमिली में आप देखेंगे तो इनकी जो वायबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन की लगभग मंथ तक चली जाती है। तो इतना ज्यादा इसकी वायबिलिटी होती है। और अच्छा देखिए एक क्वेश्चन आता है कि आप बताइए पॉलन ग्रेन को एज अ फॉसिल के रूप में यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाहर जो था स्पोरोपोलिन की जो लेयर थी उसी की बदौलत। एक क्वेश्चन आज आता है कि क्रॉप ब्रीडिंग कराते समय आप देखेंगे कि हम चाहते हैं कि अच्छे क्वालिटी के नस्ल के पॉलन ग्रेन हमारे पास इकट्ठा हों। जैसे ब्लड आ जाते हैं, ब्लड लेने तो ब्लड बैंक में चले जाते हैं, तो ब्लड बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है आपका ब्लड वहाँ इकट्ठा रहता है, आप लेकर चले जाते हैं। तो आपका ऐसा पॉलन बैंक भी बनता है जहाँ पे अच्छी नस्लों की क्या होते हैं पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, और उसी पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व अगर आपको करना है, स्टोर करना है, तो आप क्या करते हैं लिक्विड -196 डिग्री नाइट्रोजन के -196 डिग्री सेंटीग्रेड जब वो लिक्विड अवस्था में होता है तब इसको अगर आराम से रख देते हैं तो प्रिजर्व रहता है, जिससे बाद में हम अपने मनमानी हिसाब से क्रॉप ब्रीडिंग कराने में सक्षम होते हैं। आप लोग कंसंट्रेट करके पढ़िए, जितना ज्यादा इसमें ध्यान लगाएंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि आज के समय में बच्चे डिमोरलाइज तुरंत हो जाते हैं। डिमोरलाइज नहीं होना बेटा। डिमोरलाइज होने का क्या मतलब है, आपके माता पिता आपके प्रति इतना पैसा खर्च करते हैं, वो अपना एक जोड़ी चप्पल पहनकर चलते हैं, आपको बढ़िया बूट ला के देते हैं ताकि आप बेहतर से सफल बनिए और उनके लिए कुछ अच्छा काम करिए। डिमोरलाइज मत होइए, हमेशा मोटिवेट रहने की कोशिश करिए, पॉजिटिव थॉट रखिए अपने पास। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक मॉस्किटो था, तो मॉस्किटो को जो पेरेंट्स होते थे, अभी मॉस्किटो का जन्म हुआ था, वो कमरे में घूम रहा है, जन्म हुआ नया और उसका विंग्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मॉस्किटो है, उसके मॉस्किटो को जो पेरेंट्स होते हैं, एक स्टोरी छोटी सी आप देखिएगा, तो मॉस्किटो के जो पिताजी होते हैं, माताजी होते हैं, एक उसका बच्चा होता है, विंग्स अभी आया है और वो कहता है कि मम्मी पापा आई वांट प्ले, मैं घूमना चाहता हूँ, वॉक करना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। कहता जाओ बेटा, एक कमरा था, उस कमरे में उस मॉस्किटो को उसके माता पिता ने जबड़ो, वो फ्लाई करके उड़ करके आ रहा था बड़े प्रेजेबिलिटी के साथ, एनर्जी के साथ। उसकी माता ने उससे पूछा बेटा हाउ वाज योर द फर्स्ट फ्लाइट आफ्टर कम द विंग्स आने के बाद भाई पहली फ्लाइट कैसे रही। वो बच्चा बड़े एनर्जी के साथ मॉस्किटो का बोलता है मॉम इट वाज सो ग्रेट। बोला वो क्या? बोला मॉम व्हेन आई वाज फ्लाइंग, जब मैं उड़ रहा था एवरीबॉडी वाज क्लैपिंग फॉर मी, सब लोग मेरे लिए ताली लगा रहे थे। पता लगा वो क्या था, लोग उसको मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसने क्या रखा, पॉजिटिव थॉट रखा, लोगों के मारने भी उसने समझा लोग मेरे लिए ताली लगा रहे हैं। तो ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, तभी सफलताएं आपके सामने आएंगी बेटा। अगर आप डिमोरलाइज हो जाएंगे,
दूसरों की बातें सुनेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आपको खुद से मोटिवेट रहना है। देखो अब यहाँ पे हमने सिर्फ पॉलन ग्रेन की बात आपसे कर ही ली है। अब यहाँ पर हम ये पूरा का पूरा टॉपिक जो हमारा स्टेमन वाला होता है, स्टेमन और यह इसी का नाम माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन ग्रेन, इसको आप बेहतर तरीके से अगर पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। आपको मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ, मैं टॉपिक को इधर उधर नहीं ले जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पे चल रहा हूँ। आपने पहला टॉपिक देखा फ्लावर्स से, उसके बाद हमने यहाँ पे मेल की बात की है। अब जब हमारा लेक्चर होगा तो फीमेल की बात करेंगे इस पे, जिससे आपको कनेक्ट रहेंगे और पूरी की पूरी आपकी एग्जाम से पहले 4-6 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो वेटेज होंगे, जो आपको अच्छा मार्क्स दिलाएंगे, उसमें हमारा पूरा योगदान रहेगा। आप लोग हमारे चैनल को सेवा उपाध्याय बायो क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपका प्यार हमारे तक पहुंचे। आपका कमेंट्स आना चाहिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो हो आप हमसे शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा आप लोग एक्सपेंड करिए, जिससे हम आपसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ सकें। तो इतना पढ़िए, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।